अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स की न्यू बुक के यूनिट 21 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, जो एक न्यू चैप्टर ऐड हुआ लास्ट बुक में। सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर था, उसमें ही हम सेमीकंडक्टर इन सब को कवर करते थे विद इन दी ट्रांजिस्टर्स और एनपीएन ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर रेक्टिफायर्स के साथ। लेकिन इस बुक में सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स हैं दोनों। तो जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू, जिसमें पूछ रहे हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड। उस बॉडी की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं जिसकी वजह से बॉडी अपना ओरिजिनल साइज रिगेन करती रहती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे हमने इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग पढ़ा था, ये हमारे पास एक स्प्रिंग होता है, अगर हम स्प्रिंग को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे खींच के लाने के लिए यूँ खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये अपने इनर्शिया की वजह से वो चेंज को गेन करने की ट्राई करता है और वो अपने इनर्शिया की वजह से रिस्टोर होने की कोशिश करता है। सो जैसे ही अनलेस मैं इस स्ट्रेचिंग इफेक्ट को मैं स्ट्रेच करना इसको छोड़ती हूँ, ये पीछे कर्ल करके वापस चला जाता है। तो ऐसे इफेक्ट को हम इलास्टिसिटी कहते हैं और ये अक्सर हमें स्प्रिंग्स में देखने को मिलता है। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू में पूछ रहे हैं substances which can be stretched to large to cause large strains are called। ऐसी substances को हम elastomers कहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ही हम स्ट्रेच करके बड़ी सी स्ट्रेन्स चेन्स बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलास्टोमर। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछ रहे हैं इफ द लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड दी पॉइंट। अगर हम एक पॉइंट से लोड को इंक्रीज करते हैं तो फिर स्ट्रेन इंक्रीज होता जाएगा। द स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली फॉर इवन अ स्मॉल चेंज इन दी स्ट्रेस। अगर लोड इंक्रीज हो जाते हैं पॉइंट से, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यील्ड पॉइंट या यील्ड पॉइंट। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 में पूछ रहे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। अगर बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल पूछे, यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी का पूछे, दोनों का आंसर सेम ही है एंड दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेसिबिलिटी इसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रॉन्ग। इन तीन स्टेटमेंट्स को पढ़ने और जो रॉन्ग होगी वो उसका मैं आंसर करना है, साथ में मैं एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 1 में है hollow shaft is much stronger than a solid of the same length and same mass। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूँ तो ऐसा नहीं होता। जो एक हॉलो शाफ्ट होती है कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जबकि वो वीकर होती है एक सेम लेंथ और मास के सॉलिड से। तो पहला हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। सेकंड में पूछ रहा है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। पीछे भी बताया मैंने दैट द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या सिर्फ बल्क मॉड्यूलस के रेसिप्रोकल को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। दैट इज टोटली करेक्ट। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड में पूछा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्विस्ट अ लॉन्ग रोड एज कम्पेयर टू स्मॉल रोड। ए ट्विस्ट अ लॉन्ग रोड, इसमें ए और लॉन्ग का लॉन्ग बना दिए, इंग्लिश टाइपिंग एरर है। अच्छा, एक बड़े रोड को हम आराम से ट्विस्ट कर सकते हैं छोटे रोड के मुकाबले में, ऐसा नहीं होता। अगर प्रैक्टिकली भी हम देखें, एक ये बड़ा रॉड है और एक ये छोटा रॉड है, इसको मैं आराम से और जल्दी से ट्विस्ट कर पाऊँगी, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ी फोर्स लगेगी और थोड़ी ज़्यादा इसमें मेहनत लगेगी, स्ट्रेंथ लगेगी। तो ऐसा नहीं तो ऐसा होता है, सॉरी ऐसा होता है। आराम आराम से एक लॉन्ग ट्विस्ट को डिफ़िकल्ट कर लेते हैं क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, वो हमें इंक्रीज़ करने में, ट्विस्ट करने में हेल्प करती है। छोटे वाले में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इन सारे जो तीनों स्टेटमेंट्स में सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी का 1 ओनली। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछ रहा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज conferred by।
अब मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए जो हमारे गिवन ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है ए कोवलेंट। मेटल्स कोवलेंट नहीं होते कभी भी। कोवलेंट मेटल्स, कोवलेंट सब्सटेंसेस, डायमंड्स, ग्रेफाइट, ये टाइप की चीज़ें होती हैं और वो कभी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराती इतने अच्छे तरीके से। ग्रेफाइट पैरेलली फिर भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से करवा लेता है, लेकिन वो लोग इतने गुड कंडक्टिंग मटीरियल सब्सटेंसेस नहीं है। आयोनिक भी नहीं हो सकते। आयोनिक की जब भी बात आएगी ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाती है, लेकिन अपने मोल्टेड स्टेट में जब पानी में हम उसको डिजोल्व करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे। सी इज करेक्ट, दैट इज कॉल्ड मेटालिक। मेटालिक यानी मेटल्स के पास डीलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से वो लोग आराम से अपने हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो उनको कंडक्ट करा सकते हैं। और डी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेटल्स में नहीं होती है, मॉलिक्यूल और सॉलिड्स में होती है। तो डी भी हमारे पास इनकरेक्ट आंसर है। द ओनली आंसर इज करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी, मेटालिक। अब एमसीक्यू नंबर 7 में पूछ रहे हैं फॉर अ मेटालिक क्रिस्टल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड बैंड इज। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन सा बैंड ऑक्यूपाइड करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंडक्शन बैंड में हमेशा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटालिक क्रिस्टल के। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछ रहे थे सेमीकंडक्टर हैव रेजिस्टिविटी। अच्छा, तीन चीज़ें होती हैं, यहाँ मैं आपको आपकी बुक की डायग्राम से भी थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर लूँ। दैट हाँ, मेरी तीन चीज़ें हमारे पास होते हैं, ये तीन सब्सटेंसेस होती हैं, तीन मटेरियल्स होते हैं इस टाइप के। होते हैं इंसुलेटर, एक होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर एंड द थर्ड वन इज कंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर होती है उनकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर और ये कंडक्टर के बीच में दरमियान की होती है, मिडिल की होती है। और इन तीनों में यही फ़र्क है कि सबसे पहले जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास जो बैंड गैप होता है वो एम्प्टी होता ही नहीं इनके पास। सेमी कंडक्टर्स में नैरो होता है, द वर्ड नैरो, तो नैरो याद रखें। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें बहुत हाई वाइड एनर्जी ये बैंड गैप होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेटर्स नहीं कंडक्ट करा सकते इलेक्ट्रिसिटी और एनीथिंग्स। इसलिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स ही कॉज करते हैं, ना ही कंडक्टर्स करते हैं। कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर के मुकाबले सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की। सो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। तो अब हम एमसीक्यूज़ के पास चलते हैं कि इस एमसीक्यू का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। एमसीक्यू नंबर 9 में पूछा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट। एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक चीज़ वो होती है जो बहुत क्या नाम है आराम से मैग्नेटाइज हो सकती है। उसमें बहुत वैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ आयन्स ऐसे आ जाते हैं हमारे पास, केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह काम करते हैं। अच्छा, पहले ये एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज, किस लिए, बिकॉज इसका ऑप्शन है करेक्ट ए, all the domains get orientated in the direction of magnetic field, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि आराम से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो ओरिएंट कर लेते हैं। ओरिएंट मतलब पोजीशन अपनी उस साइड पे कर लेते हैं और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो रहता है। एमसीक्यू नंबर 10 में पूछ रहा है आइडेंटिफाई मैग्नेट्स मेथड्स टू डीमैग्नेटाइज अ फेरोमैग्नेट। एक फेरोमैग्नेट सब्सटेंस को हम डीमैग्नेटाइज यानी उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसे कम कर सकते हैं, तो ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं, फिर एंड में मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगी। ए बाय कूलिंग, हीटिंग और सबमर्जिंग इन वाटर। पानी में सबमर्ज करने से भी फेरोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज नहीं होता, ना इधर कूलिंग करने से। हीटिंग करने से हो सकता है, लेकिन जो दो और ऑप्शंस दिए वो वेरी कर रहे हैं इस ऑप्शन को, तो दैट्स टोटली इनकरेक्ट। बी है by heating, hammering and spinning it in an external magnetic field। हीट करने से भी और हैमरिंग करने से पीसेस ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीमैग्नेटाइज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्पिन कराने की वजह से कुछ हम मेथड्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी एक फेरोमैग्नेट सब्सटेंस आराम से डीमैग्नेटाइज हो जाती है। सी में लिखा बाय हैमरिंग, हीटिंग एंड रबिंग विथ क्लॉथ, इसमें रबिंग विथ क्लॉथ गलत है। डी में अगेन कूलिंग, सबमर्जिंग, ये सब जो आगे सब गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यू समझ आया। अगेन फिर से मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन हो फील फ्री टू आस्क मी।
इन द कमेंट सेक्शन। और या गाइस, आप लोग वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके रखें, क्योंकि अभी मेरी कोशिश होगी कि जो आपके वेकेशंस आ रहे हैं इसमें सारे एमसीक्यू भी हो जाए, साथ साथ मैं जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स भी करूँ, बिकॉज आपके बोर्ड वाले कह रहे हैं कि शायद आपके पेपर अप्रैल से जल्दी से लें, तो इसलिए आपकी तैयारी भी जल्दी जल्दी होनी चाहिए। तो बुक भी न्यू आई है हर, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के पास नोट्स वगैरह ना हो, तो मैं जल्दी जल्दी आपको फिज़िक्स की ये नोट्स वगैरह और एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स में हेल्प आउट करा लूँ। सो अगेन आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू like and share. Hope you all like the video. अल्लाह हाफिज़।